ये आरसीएम का क्रेडिट है, वो आरसीएम मेरे से मांगता है हाँ और ये नोटिस मुझे 4 साल बाद आया है, तो मैं आरसीएम का क्रेडिट तो फिर भी नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज कि मेरा क्रेडिट तो ऐसे ही ब्लॉक हो गया बिकॉज ऑफ 16 सबसेक्शन 4। तो 74 के कौन से नोटिस, 74A के कौन से नोटिस के बेसिस पे मैं क्रेडिट ले पाऊंगा। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स कर रहे हैं। 52nd कर लिया था जो यूट्यूब में भी अपलोडेड है, और उसमें हमने बताया था व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग दिस मिनट्स, जिससे आपको फ्यूचर के बारे में पता लग जाता है। दूसरा ये भी पता लग जाता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड द अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन क्यों लेके आया गया, सर्कुलर क्यों लेके आया गया, किसी लॉ में अमेंडमेंट हुआ है तो क्यों हुआ है। तो आप मिनट्स पढ़ के आपको पता भी लग जाता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन भी पता लग जाता है। तो आइए अब 53rd कर रहे हैं हम लोग। तो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग 22 जून 2024 को हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, और चेयरपर्सन थी ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण, और ये हुआ भारत मंडपम में। वैसे तो विज्ञान भवन में होता है, लेकिन ये भारत मंडपम में हुआ। और इसमें हम लोग करते क्या है, ये मैं पहले से पढ़ लेता हूँ और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रेड कर देता हूँ, और जो रेड है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। हमने सेक्शन 9 पढ़ा था, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 9, जहां पर ईएनए यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तब उसको जीएसटी के बाहर रखा गया। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल यूज है, ईएनए फॉर इंडस्ट्रियल यूज है, तो उसको जीएसटी के बाहर नहीं रखा गया, जीएसटी लगेगा। इसका मतलब एंड यूज के बेसिस पे जीएसटी लग रहा है। अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, गॉड नोज। To make suitable amendment in law to exclude ENA, both grain-based and molasses-based, from ambit of GST when supplied for manufacture of alcoholic liquors for human consumption. To notify GST rate of 18% for new tariff item at 8-digit level created for rectified spirits for industrial use. तो पहले सिर्फ rectified spirits का ही था, अब इन्होंने industrial use और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मुझे लगता है 2 बना देंगे, और इसमें से एक बनाया 18%। अब मैंने एक अल्कोहलिक मैन्युफैक्चरर से बात की, मैंने कहा कि अब तो आपका जो ईएनए वो सस्ता हो जाएगा। पहले 18% जीएसटी लगता था, अब सीएसटी लगेगा 2%, वो अगर बाहर के स्टेट से खरीदता है तो। बोलता कोई सस्ता नहीं होगा, वो लोग बेसिक प्राइस ही बढ़ा देगा। By the same notification, GST rate on spirits for industrial use has also been notified. He stated that many states have collected money, and without clarity, this could lead to further litigation and would drain the resources. और in the meantime, जब क्लैरिटी नहीं थी कि ईएनए पे जीएसटी लगना है या फिर वैट या स्टेट एक्साइज लगना है, तो उसका लिटिगेशन तो आएगा ही आएगा। तो उन्होंने एक बार देख लो, ये सेक्शन 11A हम लोग नहीं कर रहे हैं। इंडस्ट्री प्रैक्टिस के बेसिस पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, तो वो नहीं कर रहे। ये आरसीएम सप्लाईज रूल 47A सेक्शन 13 में जो अमेंडमेंट आया था वो था अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड वाला। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी एक्सपोर्टिंग गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाता है, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी का रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? लो, इफ एनी गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, whether GST refund will be allowed or not? Not allowed, sir. Not allowed. And what is the reason? What is the reason? No, sir. They have specifically mentioned that it will not be allowed. Yes. Why they are not allowed? देखिए 54 As a policy, they don't want it to export it. 54 ओके 54 सबसेक्शन 3 में एक यहाँ पर एक कंडीशन था जो 54 सबसेक्शन 15 में चला गया। इस कंडीशन को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, provided also that no refund of ITC shall be allowed if the supplier of goods or services or both. Provided further that no refund of unutilized ITC shall be allowed in cases where the goods exported out of India are subjected to export duty. ये वाला, if the goods are subjected to export duty, तो unutilized ITC will be allowed. It means that कि अगर आप टैक्स, 2 रूट है एक्सपोर्ट करने का, एक एलयूटी रूट है और दूसरा टैक्स पेड गुड्स, टैक्स पेड का रूट है। इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एलयूटी का रूट का बैंड रिफंड नहीं अलाउड है, और अगर टैक्स पेड करेंगे तो रिफंड अलाउ हो जाए। तो इसको भी वो रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, ये उनका इंटेंशन ही नहीं था। और क्यों ये एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर वो रिफंड नहीं अलाउ करते हैं? दैट इज द रीजन विच दे हैव गिवन इज दैट दे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा था,
तो यहाँ पर इंडिया में गुड्स की कमी हो रही थी, तो उस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए दे आर पुटिंग दिस रेस्ट्रिक्शन। मैं अभी पढ़ता हूँ, एक मिनट रुकिए, मुझे सर लगता उसके और विद पेमेंट ऑफ टैक्स अलाउड है? नहीं अलाउड है, वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो फिर जुस्टिफाइबल है। अब इसको शिफ्ट कर गया 54 सबसेक्शन 15 में, और वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नो रिफंड इन केस ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 21 फाइनेंस एक्ट 2024 इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2024। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilized ITC on account of zero rated supply of goods or of IGST paid on account of zero rated supply of goods, मतलब दोनों रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पहले एक ही जगह था, shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty. Now in both cases IGST paid route and LUT route, no refund if goods subjected to export duty। मैं मिनट्स पढ़ रहा हूँ। रीजन क्या है? The law committee felt that since the purpose of imposing export duty is to ensure that domestic availability of goods is met and the price of such goods are stable, retained in domestic economy, that is, curb on inflationary tendency. Therefore, it is desirable that refund in respect of goods which are subject to export duty should be prohibited, irrespective of the fact that whether the said goods are exported without payment of taxes or with payment of taxes. And such prohibition should also be applicable if such goods are supplied to special economic zone developer और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट फॉर ऑथराइज ऑपरेशन। अब इसको ये सब इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है या नहीं, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और आईजीएसटी ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अलाउड। अब मुझे एक बात बताइए, सप्लाई टू एससीजेड भी रेस्ट्रिक्ट हो गया या नहीं हो गया? यस और नो? यस हो गया सर, रिस्ट्रिक्शन हो गया। क्योंकि यहां पर शब्द क्या लिखा हुआ है? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। यहीं पर अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा होता तो सप्लाई टू एससीजेड पे आपको रिफंड मिल जाता। अच्छा सर, ये 1 नवंबर के बाद का एक्सपोर्ट पे, ये पहले का भी नहीं मिलेगा? बात उसका पहले का तो मिलेगा ना रिफंड? यस। अब देखिए जो पहले क्या लिखा था, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल बी अलाउड इन केसेस वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो जीरो रेटेड नहीं था। अब देखिए पहले क्या क्या रिफंड मिल रहा था? सप्लाई टू एससीजेड मिल रहा था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन आईजीएसटी पेड मिल रहा था, सिर्फ ये रेस्ट्रिक्टेड था। अब उन्होंने सब रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये सेक्शन 70 का जहां पर रिप्रेजेंटेटिव भी अपीयर हो सकता है समन में। इसके बारे में अच्छा, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। इज प्रेसिडेंट अपॉइंटेड, यस और नो? सर कितना डिस्कशन हुआ था। यस सर। प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गया, अब वहां से 3 महीने काउंट होगा, याद है? तो यही क्लैरिफिकेशन है। द सेड इशू वाज डेलिबरेटेड। अच्छा मैं यहां से पढ़ता हूं। The principal commissioner GST policy wing stated that the president of the principal bench of GST appellate tribunal has entered office on 6th May 2024. As per CGST 9th removal of difficulties order to 2019, the period of filing appeals to GST 80 as per section 112 of CGST Act would start from this date. However, as the appointment of other judicial and technical members of the principal bench and various state benches may take further time, therefore there was need to revise the time limits for filing the appeals. तो उससे रिलेटेड अब इन्होंने क्या लिखा? To allow filing of appeals in appellate tribunal within 3 months oblique 6 months as the case may be। 3 months हम लोग के लिए, 6 month डिपार्टमेंट के लिए। As the case may be from the date of communication of the order appealed against or as the date as may be notified by the government on the recommendation of the council whichever is later। तो 3 महीने 6 महीने कब से काउंट होंगे? गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन लेके आएगी उसमें लिखा होगा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं, रेड किया हुआ है। लॉ कमिटी ऑल्सो रिकमेंडेड दैट प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल मे बी गिवन द मैंडेट टू एजुडिकेट एंटी प्रॉफिटरिंग केसेस under section 171 of CGST Act, considering the inability expressed by Competition Commission of India to handle anti-profiteering cases. The principal commissioner further informed that presently cases which pertains to place or supply are to be heard only by principal bench of GST 80। अच्छा देखिए जो केसेस फ्लो होता है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो केसेस फ्लो होता है DRC 07, इसके बाद DRC 07 कौन पास कर रहा है? ये ऑर्डर कौन पास कर रहा है? सुपरिटेंडेंट से लेकर जॉइंट कमिश्नर तक कोई भी हो सकता है। प्रॉपर ऑफिसर, हाँ वो प्रॉपर ऑफिसर सुपरिटेंडेंट से लेकर जॉइंट कमिश्नर कोई भी हो सकता है। अब जो अपीलेट अथॉरिटी है वो आप देखिएगा किसी किसी स्टेट में 2 हैं,
जॉइंट कमिश्नर और फिर कमिश्नर, करेक्ट है। अगर जॉइंट कमिश्नर ऑर्डर पास किया है तो किसके पास जाएगा आप? एडिशनल कमिश्नर भी एक है, हाँ जी, एडिशनल कमिश्नर भी एक है, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर अपील। हाँ नहीं, यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर अपील बैठा हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है। अब अगर जॉइंट कमिश्नर ऑर्डर पास करता है या एडिशनल कमिश्नर ही ऑर्डर पास कर दिया, ये अपील, तो पैरेलल अथॉरिटी होगी, तो पैरेलल अथॉरिटी के पास तो नहीं जाएगा, उसके हायर अथॉरिटी के पास जाएगा। तो एडिशनल कमिश्नर का अगर ऑर्डर है तो कमिश्नर अपील के पास जाएगा, और सुपरिटेंडेंट और जॉइंट कमिश्नर पास कर रहा है तो एडिशनल कमिश्नर अपील के पास जाएगा। मतलब कहने का मतलब कॉन्सेप्चुअली हायर अथॉरिटी के पास जाएगा। अब इसके पास ये लोग दोनों ऑर्डर पास करेंगे एपीएल 04, तो कहां जाएगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए खाली प्रिंसिपल बेंच। हाँ, अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में दो बेंचेस हैं, एक स्टेट बेंच जो आपके हर एक स्टेट में होगा, और दूसरा है प्रिंसिपल बेंच जो दिल्ली में ही होगा। अब अगर एपीएल 04 में मान लीजिए 4 इश्यू हैं, जिसमें से एक इश्यू प्लेस ऑफ सप्लाई का है, तो ये पूरा का पूरा इश्यू प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में पहुंच जाएगा, करेक्ट है? हेलो, वैसे जनरली हो नहीं रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई का तो अभी कोई ऑर्डर पास ही नहीं हो रहा है। लॉ कमिटी रिकमेंडेड अमेंडमेंट टू, अच्छा इसमें ये लिखा हुआ, हाउएवर देयर मे बी रिक्वायरमेंट ऑफ अदर टाइप ऑफ केसेस आल्सो टू बी हर्ड बाय प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 ओनली। अब ये अदर टाइप ऑफ केसेस कौन से हो सकते हैं, कोई आइडिया किसी को? प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रिंसिपल बेंच, जीएसटी 80, इसके अलावा कौन से केस हो सकते हैं? एनी आइडिया? देखिए मेरे दिमाग में एक केस आ रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी है जो 10 स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, 10 स्टेट, 10 स्टेट में एक सेम इश्यू आ गया, एक एडवांस रूलिंग आ गया कि एग्जेम्प्ट है, दूसरा एडवांस रूलिंग आ गया टैक्सेबल है, सेम गुड्स पे क्लासिफिकेशन का इश्यू आ गया। तो ये बताइए ये कहां जाना चाहिए? उसी पर्टिकुलर स्टेट बेंच में अगर चला गया तो इश्यू कभी रिजॉल्व ही नहीं होगा, तो ऐसे केसेस को वो प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी में भेज सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं, इसका एजेंडा आइटम देखता हूं, कुछ लिखा होगा तो। टिकट कलाना नहीं। अच्छा देखिए, इसमें लिखा है कि जो नोटिफिकेशन बाई चांस आता है तो ये वाला लाइन वो ऐड करेंगे, ऑन विच प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट एज द केस में बी ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंटर्स ऑफिस विच एवर इज लेट। ये लिखा ही नहीं है, चलिए एजेंडा आइटम में ये तो मिला ही नहीं। तो और कौन से इशू हो सकते हैं? एक इशू, एक ही कंपनी जो कई स्टेट्स में रजिस्टर्ड है उनका इशू जरूर आएगा। लॉ कमिटी रिकमेंडेड अमेंडमेंट ऑफ 109 as detailed in the agenda note to provide that principal bench of the tribunal shall also adjudicate or examine such other matters as may be notified by the government on the recommendation of the council. Law committee also recommended amendment in subsection 5 and 6 of 109 as detailed in agenda to provide for the power to notify other cases or classes of cases which shall be heard only by the principal bench of GST appellate tribunal. तो जब आएगा नोटिफिकेशन तभी पता लगेगा। 73, 74, 74A। हमारे गुजरात में 3 बन गई। क्या बन गई? बड़ौदा, सूरत और अहमदाबाद। ओके, सॉरी, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट। 3 है गुजरात। बहुत बड़ा है ना, तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स गुजरात में तो है, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह। ओके, और जोग्राफिकली जिसने डिसीजन लिया है ना, ये यहाँ जोग्राफिकली लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। अहमदाबाद, सूरत और राजकोट तो सर्किट बेंच है, सर्किट बेंच है राजकोट। आपका लोकेशन ये है, मतलब 2 मतलब मेन है। सर्किट बेंच बोले तो अपना सर्किट बेंच मतलब बोले कैंप जैसा, हाँ जी, कैंप जैसा, मतलब ये परमानेंट नहीं बैठेगा। परमानेंट नहीं बैठा, कैंप जैसा मतलब। हाँ, कैंप जैसा, ठीक ठीक बात है, ठीक बात। तो लक्षद्वीप वाले एर्नाकुलम आएंगे, अंडमान वाले कलकत्ता जाएंगे। महाराष्ट्र में 3 है, मुंबई, पुणे, नागपुर, और सर्किट बेंच पणजी, थाने, छत्रपति संभाजी नगर। यूपी में 5 है, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। इनके पास इतने बड़े केस पेंडिंग है कि पूछो मत। ये कलकत्ता, अंडमान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, सब कलकत्ता। सिक्किम में दे देते हैं, सिक्किम में नहीं होंगे लोग। नहीं होगा। अच्छा, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, गुवाहाटी सर्किट बेंच है। ये मतलब गुवाहाटी का जो जजमेंट आया बहुत बढ़िया था हाईकोर्ट का। हाँ, लेकिन अब तो अच्छा, ये 74A क्यों लेके आए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। Therefore, law committee felt that it may be desirable to avoid such revenue loss. There may be a need to have the same limitation period for issuing demand notices and orders under both types of cases.
with those involving fraud, suppression of facts, willful misstatement, and those not involving fraud, suppression of facts, willful misstatement, while keeping a higher penalty for cases involving fraud, willful misstatement, or suppression of facts. He added that also the time available for issuance of adjudication order under section 73-74. अब 73 में adjudication order 3 महीने, यहाँ पर 6 महीने, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, 3 months and 6 months respectively is not sufficient to complete the process in a sound legal way, as the notice is required to be provided with an opportunity to explain his stand and present evidence of the same, which is the time consuming process, since the notice may need ample time and opportunity to present. Notice C होगा, C may need ample time and opportunity to present his case and for the tax authority to verify the same. Law Committee further recommended that limitation period for issuing demand notices may be made 42 months from the relevant date, and the time limit for issuance of demands order may be kept at 12 months from the date of issuance of the demand notice, irrespective of whether the charge of fraud, suppression or willful misstatements are invoked or not. और आपको याद होगा हमने बताया था कि ये 12 महीने में हम लोग भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा इसी 12 मंथ्स में, फिर जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स देंगे उसको वेरीफाई करेगा इसी 12 मंथ्स, तो इट इज गुड. और 74A के नोटिस के बेसिस पे यू कैन ऑल्सो टेक द क्रेडिट. It was also recommended that some flexibility of time limit for issuance of demand order may be provided in cases where the proper officer is not able to issue the order within the specified above due to some situation, and in deserving cases, the commissioner or an officer authorized by the commissioner in senior rank to the proper officer, but not below the rank of joint commissioner, may extend the set period further by a maximum of 6 months after रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग ना. ये जो 6 महीने का एक्सटेंशन है, ये दिस इज नॉट गुड इन द सेंस कि 12 महीने, अभी तो 12 महीने के अंदर उनको ऑर्डर पास करना, अब 6 महीने का एक्सटेंशन है, तो कब 6 महीने का एक्सटेंशन लेगा, क्या प्रोसीजर होगा वो 6 महीने का एक्सटेंशन लेने का, और कमिश्नर क्या सोच के उसको 6 महीने का एक्सटेंशन देगा, गॉड नोज. आज के डेट में अगर सेक्शन 73 का 168A में फोर्स मेज्योर का केसेस होता था, तो वो अभी वो एक्सटेंशन दे रहे थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है. कमिश्नर ऑन हिज ओन बुक कर सकते एनीथिंग, एनीवन, एनी योर ओपिनियन, उसको 18 महीने मिल जाए. टाइम बार्ड का केसेस में हम लोग इंतजार करते रहेंगे, टाइम बार्ड होने वाला, तो टाइम बार्ड तो कभी होगा नहीं. 6 महीने का उसको एक्सटेंशन मिल जाएगा उसको. नहीं, इसमें सर क्या है कि इन लोगों को और कभी कभी इतना मतलब हम लोग भी इतना सबमिशन देते हैं ना कि इनको स्टडी भी करना पड़ता है. बहुत सारे केस का मामला पेच फंस जाता है उनके पास. ओके. और फिर उनके पास क्या होता है कि वो लोग आपस में डिस्कशन करने के लिए टाइम नहीं रहता, जल्दबाजी में ऑर्डर भी पास कर लेते हैं फिर. ओके. और जल्दबाजी में जो ऑर्डर पास कर दिया तो CNAG वालों ने उन्होंने बहुत सारे मतलब SCN जो थी जिसके ऊपर सवाल उठा दिए. ओके. ऐसा एक आया था अपने पास, एक पूरा चार्ट आया था मेरे पास कि ऐसी बहुत सारी नोटिस इरोनियसली SCN दे दी गई थी, जल्दबाजी में ऑर्डर पास कर दिया गए थे. तो उम्मीद करूं कि इसके कारण इसके कारण ही उन्होंने मतलब जस्टिफिकेशन के लिए टाइम ले लिया कि आपको टाइम चाहिए तो टाइम, आप इसका ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जल्दबाजी में कर दो. तो मैं ये मान लूं कि अपील में केसेस कम हो जाएंगे फिर. बिल्कुल सर. इसमें जैसा इनकम टैक्स में देखिए, अभी अपील में चांसेस बहुत कम हो चुके हैं. अच्छा, ऐसा है. क्योंकि सब रिव्यू यूनिट बना दिया, टेक्निकल यूनिट बना दिया. असेसमेंट यूनिट के बाद रिव्यू में जाता है, टेक्निकल यूनिट भी टेक्निकल चेक कर लेता है. तो सब कुछ मतलब सब एंगल से फिट होके आता है केस. ओके. ओके सर, इसमें ऐसा है कि अभी ये 17, 18, 18, 19, 19, 20 के जो ऑर्डर पास हुए हैं ना, वो सब CAG ने ऑडिट जो किया ना, उसमें उन्होंने देखा कि वो ऑर्डर प्रॉपर है ही नहीं, कोई रीजन ऑर्डर कोई नहीं है. उनको बहुत खतरा लगा और प्रॉपर सिखाया कि रीजन ऑर्डर होना चाहिए डिटेल में. तो मुझे तो बिठा के दिखाया कि ऐसा हमको बोला गया है CAG ऑडिट में, तो प्रॉपर डिटेल में ऑर्डर करने का है आपको, और एक एक वर्किंग का एक एक फिगर का जस्टिफिकेशन चाहिए. खाली फिगर लिख देने से कुछ नहीं होगा. ओके. दैट वाज टोटली इन द फेयर ऑफ टैक्स पेयर. उसके लिए उनको ज्यादा टाइम चाहिए कि हमारा रिप्लाई समझने के लिए और फिर उसको ऑर्डर ड्राफ्ट करने, जो 3 महीने में पॉसिबल ही नहीं है. 3 ईयर मतलब विद इन टाइम लिमिट, जो आज की टाइम लिमिट है वो. सही बात है. सही. तो सबको एक साथ खड़ा कर दिया. तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. पहले तो वो बहाना था, अब बहाना नहीं रहा. तो कमिश्नर, अगर ये जो कमिश्नर डेट बढ़ाने की बात है, वो
सबके लिए बढ़ाएगा या किसी एक का पकड़ के बढ़ा देगा? ये क्या, कैसे, मतलब ये कैसे डिसीजन लेगा? मतलब एसी जाएगा, उनके पास जेसी जाएगा, जो भी हो जाएगा, मतलब हमारे पास ये है और इसका हम लोग नहीं कर पाए, ये रीजन है, तो वो कन्विंस हो ही जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू का मामला है, तो फिर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए देगा टाइम, और क्या। तो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि कमिश्नर ने वो टाइम एक्सटेंड किया या नहीं किया? इसमें तो प्रोसेस तो लिखा नहीं। हाँ, मतलब जब भी हम काउंटर करेंगे तो पता चलेगा ना। आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग, तो हम उसे मांगे, दे देगा रीजन। ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए इसमें। अब कोर्ट तो मांगेगा, ट्रिब्यूनल मांगेगा। हाँ, लेकिन उससे पहले मिल जाए तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल का चक्कर खत्म होगा। चलिए ठीक है। He stated that the law committee felt that the time period of 30 days is too short for the taxpayer to analyze the said notice and take a decision for payment of full amount of tax demanded along with interest and reduced penalty as applicable. In view of the above, the law committee recommended to increase the set time limit from 30 days to, चलिए ये भी अच्छा है, 60 दिन का टाइम हो गया। There shall be no distinction between the tax demanded and paid in terms of 73-74, and therefore there will be no need to block ITC on the tax paid in accordance with 74 in the said clause for financial year 23-24 onwards. Besides, it was felt that this will also help in recovery of tax demanded under section 74A of the CGST. Basically, RCM का एक केस, RCM जब डिमांड किया जाता है, एक बात बताइए, ये कैसे ये लाइन लिख रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कई जगह पे रूल पे लिखा है कि अगर डिमांड 74 में लिया वसूला गया है टैक्स, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। नहीं समझ गया मैं, मान लीजिए। वो कौन सा रूल है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है। नहीं नहीं, लिखा तो है तो 17। ब्लॉक क्रेडिट में सर। हाँ, इसमें क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। आज 73 या 74 का, 73 का नहीं, 74 का आता है। मान लीजिए आरसीएम का क्रेडिट है, वो आरसीएम मेरे से मांगता है। हाँ। और ये नोटिस मुझे 4 साल बाद आया है, तो मैं आरसीएम का क्रेडिट तो फिर भी नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज कि मेरा क्रेडिट तो ऐसे ही ब्लॉक हो गया बिकॉज ऑफ 16 सबसेक्शन 4। तो 74 के कौन से नोटिस, 74A के कौन से नोटिस के बेसिस पे मैं क्रेडिट ले पाऊंगा? आज के डेट में तो यूआरपी टू आरपी का अब रूल 47A आ गया, ये भी क्रेडिट 16/4 के कारण ब्लॉक हो जाएगा, फिर भी नहीं ले पाऊंगा मैं। तो मुझे नोटिस अगर टाइम पे आ जाए 74A का नोटिस, और 74A का नोटिस जब भी आएगा 16/4 के पीरियड के बाद ही आएगा, तो मैं क्रेडिट तो ऐसे भी नहीं ले पा रहा हूं। तो ये जो क्लॉज है, ये कब एप्लीकेबल होगा? जितेंद्र जी, एनी आइडिया? किसी को भी कोई आइडिया? सर इसमें ऐसा है कि जब समन से ऐसा कुछ होता है और जो नोटिस आती है, तो फिर टिल डेट तक का हो जाता है, सर्च भी टिल डेट तक की हो जाती है। तो हाँ। फिर करंट पीरियड में अगर कुछ ऐसा है, हाँ, तो वो केस में जहाँ पे टाइम लिमिट अभी बार नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है, ऐसा तो बहुत रेयर होगा। बहुत कम होंगे ऐसे ट्रांजेक्शन, पर वो केस में ये एप्लीकेबल होगा। चलिए। He stated that officers meeting held, officer from state of Bihar mentioned that there are cases where SCN for 23-24 have already been issued under existing 73. He mentioned that it was accordingly suggested in officer meeting the proposed section 74A may be implemented for demands of 24-25. He also mentioned that consequential changes including clause F may also be done according for implementing them for demands for 24-25 onwards. FR या H आएगा यहाँ पर 4.65 आई लिखा हुआ। मुझे H क्यों याद आ रहा है, क्या है, कोई देख के बता पाएगा? अच्छा, H में ये है, क्या है सर? ये राई है। एच में क्या था सर? गुड्स लॉस्ट डिस्ट्रॉयड। आई में क्या आ गया? वही 74 वाला। तो देखिए हमने लिखा भी है, RCM credit cannot be availed if paid as per 74. However, if paid in accordance with 74, then ITC can be availed. However, this will always be rejected. Section 16 subsection, ठीक है? ITC आपको मिलने वाला नहीं। मतलब गुड्स कॉन्फिस्केट होते हैं, हाँ, उसके बाद उसको पेनल्टी कंपाउंडिंग करके उसको पेनल्टी देके रिलीज करा देते हैं। हाँ, फिर लेकिन आदमी रूटीन में सेल होता है, तो उसका तो आईटीसी मिलना चाहिए ना। नहीं, वो तो सामने वाले पार्टी को तो ITC मिलता है ना, वो तो मिलेगा ही। हाँ, मतलब वही तो बोल रहा हूँ, सामने वाले को। हाँ। मिलेगा। Penalties differ significantly between fraud and non-fraud cases, with fraud cases attracting 100% penalty on the tax demanded compared to 10% for non-fraud cases. He stated that the issue is whether recipients should be denied credit altogether
where tax has been paid along with interest and higher penalties are being charged from the taxpayer. The law committee deliberated on this and felt that, consequent of having a single provision for demands in cases involving fraud and not involving fraud, there may not be a case for blocking ITC on the taxpayer. Responding to the concern raised by Honorable Member from West Bengal, the Secretary stated that denying ITC could lead to double taxation and excessively harsh penalties, including penal interest at the rate of at 18% per annum. This, coupled with 100% penalty on tax demands, would discourage compliance if ITC is also denied to the recipient. He proposed allowing ITC where taxes have been paid, arguing that penalties are different from fraud and non-fraud cases to maintain fairness. He also added that overly stringent penal provisions by denial of ITC to recipients would significantly burden taxpayers. मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा था मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक 74 का नोटिस आया आपको, 74A का नोटिस, जिसमें आउटवर्ड सप्लाई पे आप 5% टैक्स दे चुके हैं। अब वो ये कह रहा है आपको 18% टैक्स देना है, करेक्ट है? यानी कि डिफरेंशियल 13% टैक्स देंगे आप। और ये नोटिस ऑब्वियसली 2 साल 3 साल बाद आया, 16/4 के एक्सपायरी के बाद ही आया है। ये जो 13% आप टैक्स देंगे, क्या इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा? क्या ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, ना, ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भी आप अगर उसको डिनाई करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को तो बर्डन बढ़ा रहा है टैक्स पेयर के ऊपर, और लीगल कंप्लायंस है उसको मतलब डिस्करेज कर रहे हैं। तो ये अगर होता है ITC डिनाई कर देंगे आप तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये 13% का डिफरेंशियल टैक्स है। यस सर, दैट इज ऑल्सो फॉर दैट विच आउटपुट टैक्स इज इंक्रीज बाय 13% ऑन यू कैन सेट अप बाय ITC, और इसके लिए डिनाई करने के लिए तो ये क्या होगा उसका डिस्कशन किया। नहीं, ITC के साथ तो मैं ऐसे भी सेटअप कर सकता हूँ। हाँ, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट, अब मैं रिसिपिएंट को 13% का डेबिट नोट भेज देता हूँ, हाँ, तो रिसिपिएंट तो ऐसे भी हर हालत में 13% का क्रेडिट क्लेम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। लेकिन ये केस तो बिल्कुल नहीं है कि मैं ये 13% का पेमेंट ऑफ टैक्स करूंगा, ऑब्वियसली बाय यूटिलाइजिंग ITC। हाँ, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ITC को यूटिलाइज करने में तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं। मतलब ये डिस्कशन कुछ और एंगल से हो रहा है। हाँ, अब RCM की लायबिलिटी है। अब RCM की लायबिलिटी 16/4 के बाद आएगी, तो मैं इसका क्रेडिट तो 16/4 के कारण कभी ले नहीं पाऊंगा। मुझे RCM का कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, एंड आई एम ऑल्सो नॉट अलाउड टू अवेल द क्रेडिट। करेक्ट, दैट इज व्हाई दे आर डिस्कसिंग दैट। तो 74A कैन ओवरराइड 16/4। हाँ सर, ITC तो मिलेगी ना RCM? कैसे अब तो मिलेगी? चेंज हो गया ना कि आप पेमेंट करेंगे तब RTC ले सकते हैं। क्या फिर से? अब तो चेंज आ गया है ना, RCM पेमेंट करने के बाद ITC ले सकते हैं, भले 3 साल बाद पेमेंट कर। नहीं, तो ये जो रूल 47A आया जितेंद्र जी, इसमें तो ऐसा 74, है, हाँ? रूल 47A आया, हाँ, हाँ। वो क्या बोल रहा है? अच्छा, यस जितेंद्र जी, अब समझ में आया। एक मिनट रुक जाइए। सप्लायर रिसीव अक्टूबर से पहले का होगा तो RP टू RP, नहीं जितेंद्र जी, देखिए एक बार समझते हैं। RP टू RP, ये RP टू RP मुझे इनवॉइस 2024 को मिला, तो मेरा ये क्रेडिट किस फाइनेंशियल ईयर का है? माय क्रेडिट परटेन्स टू विच फाइनेंशियल ईयर? और 2024 का इनवॉइस है मेरे 2B के 2024 में आए हैं, तो किस पीरियड का इनवॉइस है? 2024 का ही होगा। 24 का ही होगा, तो मुझे क्रेडिट तो इसमें 16/4, 24-25 यानी कि 25-26 को तक ले लेना चाहिए मेरे को। और मैंने पेमेंट नहीं किया, और पेमेंट मैं आज करता हूं, लेकिन ये इनवॉइस तो 24-25 का, मुझे तो क्रेडिट नहीं हो जाएगा। हेलो जितेंद्र जी, क्या बोले सर? हाँ, बराबर है। विद इन टाइम लिमिट होगा तो ही मिलेगी ITC। और जो आपने सब अभी जो एग्जांपल दिया है ना, ये जो 5% और 18% का, हाँ उसमें तो डेबिट नोट आप कभी भी रेज करो, सामने वाला ITC ले सकता है। करेक्ट। अब URP टू RP में रूल 47A के अकॉर्डिंग मुझे विद इन 30 डेज इनवॉइस जनरेट करना है। यस, तो मेरा 24-25 में मैंने विद इन 30 डेज कर दिया, तो मेरा तो 16/4 के बाद आया है। मैं पेमेंट कभी भी करूं, मुझे क्रेडिट मिलना नहीं है बिकॉज ऑफ 16/4। समझ रहे हैं आप? तो ये कौन से केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सर, RCM में तो ITC मिल सकती है ना? नहीं, अरे अभी तो कहा RCM में है, और 16/4 के बाद नोटिस आया, तो कैसे मिल जाएगा? नहीं, RCM का पेमेंट सपोज 18-19 का कोई पेमेंट मैंने नहीं किया है, 74 में नोटिस आई और मैं आज पेमेंट कर रहा हूँ RCM का, तो मैं ITC तो ले ही सकूंगा। मैं चेंज हो गया है ना अभी तो, क्लैरिफाइड। हाँ, पर आपने लेट इनवॉइस रेज किया, इश्यू किया है, मतलब मैं अनरजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड की नहीं।
जितेंद्र जी, ये 74A का प्रोविजन 24-25 से आया है और आप 18-19 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो वो 74 में भी मतलब 24-25 के बाद भी क्या फर्क पड़ता है? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैं कुछ परचेज करता हूँ और मैं उसके ऊपर आरसीएम पे नहीं करता हूँ और अगर 74 में नोटिस आती है 3 साल बाद, तो मैं पेमेंट करके आईटीसी क्यों नहीं ले सकता? 74 का नोटिस आने के बाद आप आरसीएम का क्रेडिट ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो ब्लॉक है क्लॉज आई से। सर 74 एक ही बात कर, हाँ, क्योंकि उसमें ब्लॉक नहीं है, निकाल दिया। अब पहले ब्लॉक था, यस, अब निकाल दिया। करेक्ट। मतलब अभी डिस्कशन क्या हुआ सर कंक्लूजन में? तो कंक्लूजन पहुंच ही नहीं पा रहे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कौन सा आईटीसी देना चाह रहा है। कह रहा है ब्लॉक नहीं है तो कौन सा आईटीसी देना चाह रहा है? जितेंद्र जी, उस जो आप बोल रहे हैं ना कि पेमेंट होने के बाद ही आप आरसीएम का क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब दैट शुड बी आल्सो विद इन परमिसिबल टाइम एज पर सेक्शन 16(4) ना? परमिसिबल और नहीं, अभी इवन इफ इट इज टाइम इज नॉट परमिसिबल, क्योंकि आप लेट इनवॉइस आपने जनरेट किया है तो उसके लिए आपको पेनल्टी लग सकती है, पर आईटीसी ले सकते। ओके, मतलब 24-25 का हमने यूआरपी से आरपी का जो फ्लो हो रहा है ट्रांजैक्शन, इसमें हमने आरसीएम का इनवॉइस रेज नहीं किया है, और जब इनवॉइस 3 रेज साल बाद, सपोज 3 साल बाद 74 की नोटिस आने के बाद आपने रेज किया इनवॉइस और टैक्स पे किया, तो उसमें आईटीसी मिल जाएगी। बट आपने 3 साल मतलब लेट इनवॉइस जनरेट किया है, तो उसके रिलेटेड जो भी लेट फी या पेनल्टी होगी, वो आपको पेनल्टी होगी, वो लग सकती है। अभी तो क्लैरिफिकेशन आया था अभी अभी। चलिए, तो सर इंटरेस्ट नहीं देना होगा सर? इंटरेस्ट तो देना ही होगा ना। इंटरेस्ट तो देना ही होगा ना, फिर तो बराबर हो जाएगा उससे डबल। सर बक्सेटी बोल रहा हूँ। हाँ बक्सेटी जी, एक नोटिफिकेशन भेजा है 211 नंबर वाला, उसमें शायद लिखा है सर वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। और बक्सेटी जी रेडी रखना है अपने लिए। जी 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 जी, हम डिस्कस करते हैं और सर्च छानबीन कर लेते हैं जी, जो जिन्हें सर अपना नहीं ये केस ओ समझिए आप, मुझे 74 चाहिए, ये वाला किसी नहीं चाहिए, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं आपको बोली, छोड़ दीजिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये वाला केस जैसे एक केस में हुआ, ऑडिट हो रहा था, ऑडिट में उसने कहा यूआरपी टू आरपी का एक केस था जी, और उसमें लिखा मैं सेक्शन 74 लगाऊंगा, यूआरपी का केस था। अब मैं 74 का नोटिस आने से पहले मैंने पार्टी को कह के आरसीएम का पेमेंट करवा दिया और आईटीसी अवेल करवा दिया जी। 74 का नोटिस आ जाता तो मैं आरसीएम का पेमेंट करता और मैं क्रेडिट क्लेम ही नहीं कर पाता। समझ गया? ओके ओके ओके। तो अब समझिए इस चीज को क्या हुआ। अब रूल 47A आने के बाद प्रॉब्लम, रूल 47A से पहले क्या था कि आप इनवॉइस कभी भी रेज कर सकते हैं, यानी कि 17-18 का इनवॉइस में अगर आज रेज करता हूं 23-24 में, करेक्ट करेक्ट, तो वो क्रेडिट 23-24 का माना जाएगा। बराबर है, बराबर। बस टाइम है, मैं क्रेडिट क्लेम कर लूंगा। जब ऑडिट का नोटिस आएगा उसके बाद में कभी किसी भी डेट का इनवॉइस रेज करके मैं क्रेडिट क्लेम कर लूंगा। लेकिन रूल 47A आने के बाद वो ये कह रहा है कि सर्विसेज रिसीव होने से 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, सर्विसेज नजर नहीं आ रहा है तो पेमेंट होने के 30 दिन के अंदर यू हैव टू रेज द इनवॉइस। ओके, अगर मैंने इनवॉइस रेज कर दिया 24-25 में ही, या रेज नहीं किया लेकिन पेमेंट है 24-25 में पेमेंट है, अब मेरे पास नोटिस आ रहा है 28-29 को और मैं कहता हूं मैं आरसीएम का पेमेंट करूंगा, मुझे क्रेडिट दे दो, तो कैसे क्रेडिट दे देगा? क्योंकि ये तो क्रेडिट ही 24-25 का 16/4 तक गया, टाइम बार्ड हो गया। ओके 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 ओके। तो सर अभी जितेंद्र जी ऐसा बोल रहे हैं 28-29 में भी पेमेंट करके आप इनवॉइस रेज करके खाली पेनल्टी लग सकता है? नहीं जितेंद्र जी, ऐसा नोटिस आ गया तो नहीं होगा, ऐसा सर बोल रहे नहीं हो, 16/4 के कारण नहीं होगा। ओके ओके जितेंद्र जी, तो ये केस में तो नहीं मिलेगा ना? अरे ऐसा क्लैरिफिकेशन आया है अभी अभी। अरे आप ये केस में भी आरसीएम की आईटीसी ले सकते हो जितेंद्र जी। इसके लिए, किसके लिए? ये जो मैंने केस बताया आपको अभी, ये वाला केस 47A के आने से पहले का केस, 47A के बाद का नहीं, 47A के आने से पहले का केस का क्लैरिफिकेशन आया है। समझ गए? सर वो मैं देख के वो क्लैरिफिकेशन में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया हुआ है, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। हाँ, हमने किया हुआ है। हाँ, 47A इसमें ऐसा भी लिखा है कि इनवॉइस आपको रेज करना था पर नहीं किया है तो फिर आपको पेनल्टी लग सकती है। यस, 122 की। यस, करेक्ट। लेकिन वो सब 47A के आने से पहले का है।
47A आ गया, नाउ योर फाइनेंशियल ईयर इज फिक्स्ड कि ये सर सर्कुलर में 47A का कुछ नहीं लिखा है। ओहो जितेंद्र जी, अब मैं वही तो कह रहा हूँ 47A के आने से पहले का है तो 47A क्यों लिखेगा? पता चलेगा कि वो पहले का है। हाँ जी, वो कैसे पता चलेगा? सर्कुलर में कैसे पता चलेगा कि ये पहले का है? अरे जितेंद्र जी 47A का आने का डेट है ना कि इस डेट को एप्लीकेबल हुआ रूल 47। ठीक है सर, मैं पढ़ के फिर से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने सर्कुलर नहीं है तो मतलब नहीं। पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरा तो अच्छे से पढ़ा हुआ है और पढ़ाया भी है, आप लोग को समझाया भी है। चलिए देख लीजिए। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं, इसको कंक्लूड करेंगे हम लोग। जीएसटी मिनट्स है बड़ा, थोड़ा हो सकता है और 2 दिन लग जाए। ठीक है सर, गुड डे एवरीबॉडी। चलिए, थैंक यू सर।